सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपकी जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे थियरी की क्लास होती है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपको आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट थियरी पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की लिखी हुई नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ें और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहें। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो किस सेक्शन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, उन गलतियों में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर किया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि अब कहाँ से प्रश्न आएगा अगर जो इतने सारे माध्यम से आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को। तो और अगर जो बात करें वैलिडिटी ऑफ कोर्स, तो वैलिडिटी ऑफ कोर्स लाइफ टाइम है। इट मींस केवल और केवल वन टाइम आपको फीस पेमेंट करना है, एक बार में ही आपको फीस पेमेंट करना है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ 2000 है। ठीक है, एडमिशन फीस 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप डायरेक्ट वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो वहाँ से आप कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी बैचेज अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, और आपको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की डेट आ चुकी है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र ले लीजिए। बिहार में भी आगे 4.0 की परीक्षा है, उसके लिए भी एडमिशन मिल जाएगा। यूजीसी नेट जून के लिए आपको एडमिशन मिल जाएगा। झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए आपको बैच देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको सेट और टेट के लिए बैच देखने को मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त आपको उत्तराखंड में, आपको पता होगा कि उत्तराखंड में भी लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है, तो उत्तराखंड के लेक्चरर का भी बैच मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो अलग अलग राज्यों में होता है, सभी बैचेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बस आप ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर जो एक एक डेढ़ घंटे एप्लीकेशन पे और एक एक डेढ़ घंटे यूट्यूब पे पढ़ते रहेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत इधर उधर से कुछ भी आपको नहीं कलेक्ट करना होगा। बस आप ईमानदारी से दोनों जगह पढ़िए, बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख करके सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि यार बिना बिना गाइड किए ही हम पढ़ लेंगे। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना ब्रॉड है ना कि आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर उधर से चीज़ों को पढ़ते हैं और उनका मेहनत भी बेकार चला जाता है। तो हम लोग दोस्तों बहुत दिनों से इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग ले रहे हैं और बहुत सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाई जा रही है। बस आप मुझे ज्वाइन करिए एप्लीकेशन और यूट्यूब पे, दोनों जगह सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए यहाँ पे दो बातें आपको जाननी चाहिए। एक तो यहाँ पे पूछा है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या होता है, और दूसरा होता है एकाधिकार बाजार। ये दोनों अलग अलग होता है। एकाधिकार बाजार और एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों अलग अलग होता है। एकाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है। ठीक है, जैसे भारतीय रेलवे की बात करें, ठीक है, तो रेलवे की बात करें तो रेलवे का टिकट कौन बेचता है? भारतीय रेलवे बेचती है, अर्थात टिकट का एकमात्र ये विक्रेता है। लेकिन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा जो होता है वो एकाधिकार बाजार से अलग होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है कि यहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं, किसी वस्तु को बेचने वाले अनेक होते हैं। किसी वस्तु को बेचने वाले क्या होते हैं? अनेक होते हैं। विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन अब आप कहेंगे सर विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है तब तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो जाएगी। नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता की बात नहीं होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे क्रेता, और वहां पे समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, एक जैसी वस्तु का उत्पादन होता है। लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता में क्या होता है? विभेदित वस्तु का उदाहरण होता है। विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है। विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर जो आपने कभी ट्रेन में यात्रा किया होगा या आपने कभी बस में यात्रा किया होगा तो आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति आता है, 5 पावर बैंक इस हाथ में लिया रहता है, 5 पावर बैंक इस हाथ में लिया रहता है, और जितने भी पावर बैंक होते हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, और सारे के सारे जो पावर बैंक होते हैं वो रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एक कंफ्यूजन ये बहुत बनी रहती है कि एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या अंतर है। तो एकाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार बाजार की ऐसी अवस्था है जहां पे अनेक विक्रेता होते हैं लेकिन समरूप वस्तु नहीं बल्कि विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो चलिए अब आते हैं इस प्रश्न पे, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और कोई ए के अलावा? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि उत्पाद विभेद होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है। गैर कीमत प्रतिस्पर्धा होता है। नहीं भाई, ये तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये फर्मों की बड़ी संख्या और प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, अर्थात पहला और तीसरा जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर 1 और 3 सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कारकों पर विचार करिए और इन कारकों पर विचार करके बताइए कि कौन चेम्बरलिन के एकाधिकारी प्रतियोगिता का भाग नहीं है। अब एकाधिकार से संबंधित जो थियरी दी थी वो कौन दिया था? चेम्बरलिन साहब ने दिया था। क्या कहा था भाई बताइए? ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो चेम्बरलिन की अगर जो आप थियरी को पढ़े होंगे तो उनकी मान्यताओं को पढ़े होंगे तो चेम्बरलिन साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? अत्यधिक होती है। ठीक है, क्रेता खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं और विक्रय करने वाले भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात हो रही है, एकाधिकार बाजार की बात नहीं हो रही है, जो पहले प्रश्न में मैं आपको समझा रहा था। और वस्तुएं जो होती हैं वो विभेदित होती हैं और निकट स्थापन होती हैं। विभेदित वस्तुएं होती हैं और निकट स्थापन वस्तुएं होती हैं। उसके बाद उत्पादन के साधनों के मूल्य और प्रौद्योगिकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी स्थिर होते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्र प्रवेश होता है। अभी पिछली क्वेश्चन में भी तो हम लोग ये देख रहे थे कि फर्मों का आवागमन क्या होता है? स्वतंत्र होता है। आप भी पावर बैंक का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें और क्या देखने को मिलता है? इसमें विज्ञापन भी देखने को मिलता है, एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो फर्में होती हैं वो अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करती हैं, कहती हैं कि ये ले जाइए, एक बार खरीद लेंगे तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल चलेगा। संतोषजनक लाभ का लक्ष्य, नहीं भैया, कोई जरूरी नहीं है कि संतोषजनक लाभ का ही लक्ष्य हो, क्योंकि कभी कभी उत्पादन लागत को निकालने के लिए एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की लागत पर उसका विक्रय कर दिया जाता है, क्योंकि एटलीस्ट उत्पादन लागत निकल जाएगा तो अगले वर्ष के लिए नया उत्पादन किया जा सकता है।
तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक प्रश्न जरूर आपके पेपर में पूछा जाता है। और जो लोग भी अभी तक इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं आप ज्वाइन कर लीजिए। पूरी थियरी आपको पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, सारी चीजें दी जा रही हैं। इतने सारे माध्यम से आप पढ़ेंगे तो कहाँ से प्रश्न बनेगा। बस मुझे ठीक तरीके से आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। सब कुछ आपका बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से ठीक होने वाला है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एडमिशन वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोर्स परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे आ रहा है, या किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, विकुंचित मांग वक्र की बात कौन करता है। विकुंचित मांग वक्र की बात कौन करता है भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए, बच्चों वाली बात है। विकुंचित मांग वक्र की बात पाल स्वीजी साहब ने किया था अल्पाधिकार के अंतर्गत। स्वीजी साहब कहाँ पे हैं, ये हैं, ठीक है, अर्थात दूसरा पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद किसने कहा था कि हमें अपने लाभ को अधिकतम नहीं करना है, वस्तुओं के बिक्री को अधिकतम करना है। किसने बोला था कि एक फर्म को अपने लाभ को अधिकतम नहीं करना है, फर्म को अपनी वस्तुओं का विक्रय अधिकतम करना चाहिए। तो ये बात तो बोला था बोमल साहब के द्वारा, ठीक है। उसके बाद समाज कल्याण मापदंड की बात करें तो ये तो वर्गर्सन मापदंड है ना, और अदृश्य शक्ति का नियम कौन देता है, एडम स्मिथ साहब देते हैं। तो जो लोग भी 2, 1, 4 और 3 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि अल्पाधिकार में षड्यंत्र रचना की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, क्या ये बात ठीक है। और अगर जो ये बात ठीक है तो अल्पाधिकारी बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता होती है। क्या उत्तर आ रहा है सर। अब देखिए अल्पाधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं। जब भी किसी टर्म में अगर जो कुछ फर्मों की बात करें, थोड़े फर्मों की बात करें, 2 से ज्यादा फर्म की बात करें, 2 से ज्यादा फर्म की बात करें, 10 से कम फर्म की बात करें, 10 से कम फर्म की बात करें, तो ये अल्पाधिकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे उद्योग में कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं इस प्रश्न पे, क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे हैं सभी लोग, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं चलिए देखते हैं। अल्पाधिकार में षड्यंत्र रचना की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल ठीक है। चूंकि आप देखते हैं कि अल्पाधिकार कुछ फर्मों का क्या होता है, अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ फर्में होती हैं और सभी फर्में मिल करके क्या करती हैं, कार्टेल का निर्माण करती हैं। कार्टेल क्या होता है, अल्पाधिकार के अंतर्गत स्वतंत्र फर्मों का ये संगठन होता है, और यही जो कार्टेल होता है वो कई सारे नियम एवं कानून बनाता है, और यही अब कीमत का निर्धारण करता है कि हम किस कीमत पर अपने वस्तु को मार्केट में बेचेंगे। तो इसमें बहुत सारे हिडन टर्म एंड कंडीशन होते हैं, देयर इज नो डाउट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता भी पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। अब पारस्परिक निर्भरता कैसे पाई जाती है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कैसे पाई जाती है। तो अरे भाई कोई एक उद्योग है और इसमें अगर जो मान लीजिए कि कुछ फर्म है ABCDE, ये 5 ही फर्म है, तो पूरी अर्थव्यवस्था में ये 5 ही फर्में तो वस्तुओं को बेच रही हैं, अर्थात सभी फर्म का बाजार के आकार पर एक बड़ा आधिपत्य स्थापित है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि सभी फर्में एक दूसरे पे निर्भर होगी, कोई एक फर्म कीमत को कम करेगी या बढ़ाएगी तो दूसरे के ऊपर उसका असर देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला
कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के नकारात्मक रूप से ढलवा भाग को स्पर्श करता है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र तुलनात्मक रूप से ज्यादा लोचनीय होती है। अब फिर वही बात हो गई कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा क्या होता है। तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे हो, बहुत विक्रेता हो, लेकिन कोई भी समरूप वस्तु का उत्पादन ना करे। यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। और हाँ ठीक, चले क्या उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ए बोल रहे हैं कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। तो देखिए, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के नकारात्मक रूप से ढलवा होता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक होगा। अब इसी के लिए तो मैं आपसे कहता हूँ यार कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे AR होता है और यहाँ पे MR होता है। अब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र तुलनात्मक रूप से ज्यादा लोचनीय होती है। मतलब मांग ज्यादा लोचशील होता है। क्यों? क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। और जब विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो एक क्रेता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कि वो किस विक्रेता से अपनी वस्तु का मांग करेगा। तो ये लोचशील तो होता ही होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न कि यदि फर्म औसत कीमत सिद्धांत के आधार पर व्यवहार कर रही है तो सुव्यवस्थित समन्वय को बहुधा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। पुष्पा शर्मा जी, अंकिता जी, विकास कुमार मिश्रा जी, आशुतोष जी, ज्योति चौरसिया जी, वृष्टि शर्मा जी, रूपाली जी, तस्नीम खान जी, नवीता भट्ट जी, राकेश विंद जी, सभी लोगों से निवेदन है, जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्लास कर रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सतीश कुमार गुप्ता जी, क्या उत्तर आ रहा है सर? अफजल हसन जी, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और कोई सर? और कोई? अब देखिए, ये बच्चों वाला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे समझ जाइए, बस थोड़ा सा समझ जाइए कि यदि फर्म औसत कीमत के आधार पर व्यवहार कर रही है, औसत कीमत अर्थात फर्म की जो औसत लागत है वो एक निश्चित सीमा पर रुकी हुई है। और औसत लागत कब एक निश्चित सीमा पर रुक जाती है? तभी तो रुकती है कि जब फर्म संतुलन की स्थिति में होता है। अर्थात यहाँ पे फर्म को क्या होता है, अत्यधिक लाभ होता है। अर्थात कीमत नेतृत्व, वो फर्म क्या करता है, कीमत नेतृत्व करता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। जैसे कि अगर जो हम बात करें बिस्किट उद्योग की, ठीक है, बिस्कुट उद्योग की अगर जो हम लोग बात करें तो बिस्किट उद्योग में क्या होता है, इसमें पार्ले जी है ना, पार्ले जी, ये बस समझने के लिए बता रहा हूं, ये नहीं कि बस इसको याद ही कर लीजिएगा। पार्ले जी हो गया, तो पार्ले जी क्या है, कीमत नेतृत्व करता है ना। सोचिए, आज से 20 साल 30 साल पहले से पार्ले जी 4 रुपए में, बहुत सालों तक 4 रुपए में बिस्किट बेचता था, अब वो 5 रुपए का कर दिया है। तो पार्ले जी की जो औसत कीमत है वो न्यूनतम है और एक स्तर पे टिकी हुई है। यही कारण है कि और बिस्किट की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी बिस्किट की कंपनियां हैं, सब मजबूर हैं कि हम क्या करें, 5 रुपए में बिस्किट बेचें। क्योंकि अगर जो अन्य कोई कंपनी 5 रुपए में बिस्किट नहीं बेचेगी तो सभी लोग पार्ले जी ही खरीदेंगे, कोई और नहीं करेगा। तो बिस्किट उद्योग में कीमत का नेतृत्व कौन कर रहा है, पार्ले जी कर रहा है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि देयाधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो क्या प्राप्त होगा? क्या उत्तर होगा कि देयाधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल। अब देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है।
एक लाइन में मैं बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा, बस मेरे बात को थोड़ा सा सुन लीजिएगा अच्छे से। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है। और कोई ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, और बी भी कुछ लोग बोल रहे हैं। और कोई भाई? बी के अलावा कोई और? ठीक है, ठीक है। तो अगर जो आप स्टेकल वर्ग का मॉडल पढ़ेंगे तो द्याधिकार के संदर्भ में स्टेकल वर्ग ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, और उसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर जो दो फर्में विद्यमान है, किसी वस्तु का उत्पादन करने में केवल और केवल दो फर्म ही विद्यमान है, और ऐसी स्थिति में दोनों अनुगामी होकर कार्य करती हैं। जैसे मान लीजिए कि पार्ले जी 5 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। पार्ले जी, बस ये समझने के लिए बता रहा हूं, मतलब ये फर्म के संदर्भ में आप लिख लीजिएगा। एक मान लीजिए पार्ले जी हो गया, और दूसरा दूसरा आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि उद्योग में केवल और केवल, हाँ, केवल और केवल बिस्किट का उत्पादन मान लीजिए कि दो ही फर्में कर रही हैं, एक पार्ले जी कर रहा है और एक क्रिक जैक कर रहा है। या आप मान लीजिए एक कोई और साबुन कोई और एक बिस्किट ले लीजिए, मान लीजिए पतंजलि का भी बिस्किट आता है, ठीक है। तो पतंजलि का भी बिस्किट आता है। तो अगर जो पार्ले जी भी 5 रुपए का बिस्किट बिक रहा है और पतंजलि भी क्या कर रहा है, 5 ही रुपए का बिस्किट बेच रहा है, मान लीजिए किसी कारणवश पार्ले जी क्या करता है कि कीमतों को कम कर देता है कि अब हम पतंजलि से कम कीमत पर अपने बिस्कुट को बेचेंगे, ठीक है। तो फिर पतंजलि की मजबूरी हो जाएगी कि भैया आप पार्ले जी 4 रुपया में बेच रहा है और हम 5 रुपया में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमसे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में पतंजलि की भी मजबूरी होती है कि वो वस्तु की कीमत को कम करके 4 रुपए कर देता है। फिर पार्ले जी नहीं मानता है, फिर पार्ले जी कहता है कि हम और कीमत को कम करेंगे। तो मान लीजिए कि अब ये 3 रुपए का 3 रुपए में बिस्किट बेचने लगा, तो अब इसकी भी मजबूरी बन जाएगी कि 3 रुपए में बेचेगा। और अगर जो 3 रुपया इन दोनों फर्मों की उत्पादन लागत आ रही है, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों फर्मों को नुकसान हो जाएगा। अगर जो 3 रुपए से 2 रुपए पे दोनों आ जाएंगे तो दोनों को फिर क्या होने लगेगा, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों फर्में आपस में मिलेंगी और क्या करेंगी, एक समझौता करेंगी। तो ये बात है स्टेकलबर्ग के मॉडल की। तो देहाधिकार के स्टेकलबर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेताएं अनुगामी होकर कार्य करें तो विक्रेताओं के मध्य क्या होगा, कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। विक्रेताओं के मध्य कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए भाई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा, है ना? क्या उत्तर आ रहा है भाई? और कठिनाइयों से भाग जाना बहुत आसान है, लेकिन कठिनाइयों से भाग जाएंगे तो जिंदगी की समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, जिंदगी की समस्या और बढ़ जाएगी। तो अगर जो आपको भगवान ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मेहनत करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं तो मेहनत करिए। आपकी जिंदगी में इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी आपको लगता होगा कि समाज के बहुत सारे काम है, इधर उधर का बहुत सारा काम है, खाना बनाना है, रोटी बनाना है, तो वो सब तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन एक बार नौकरी मिल जाएगी तो पूरी जिंदगी आप ही की जिंदगी बदल जाएगी। तो यार अपने लिए काम करिए, अपने लिए मेहनत करिए, ठीक है? ठीक है, क्या उत्तर होगा? अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा? अब फिर वही बात हो गई, अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 10 से कम फर्में होती हैं। यही तो बाजार की, अल्पाधिकार बाजार की स्थिति होती है। तो ये पूछ क्या रहा है आपसे? ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकार उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा? तो अगर जो किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए, अगर जो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए
कि कोई वस्तु है और अगर जो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है और अल्पाधिकार के अंतर्गत थोड़े ही फर्म है, कुछ ही फर्म है, तो ऐसी स्थिति में अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या हो जाएगा, नई फर्मों का प्रवेश हो जाएगा। नई फर्में, जब कुछ लोग देखेंगे कि अरे भैया ये कुछ फर्में ही तो हैं जो वस्तु का उत्पादन कर रही है, फिर भी जितना मांग है उतना उत्पादन नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में नई फर्में क्या करेंगी, उसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने लगेंगी। क्यों? ये तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो। अगला प्रश्न, बायोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ है। बायोमेट्रिक नेतृत्व क्या होता है? बायोमेट्रिक निहितार्थ का मतलब क्या होता है? सभी लोग लाइक शेयर किया करिए। बायोमेट्रिक नेतृत्व का क्या निहितार्थ होता है? अब ये भी कहां पे देखने को मिलता है? ये भी कहां पे देखने को मिलता है, थोड़ा बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बायोमेट्रिक नेतृत्व का मतलब ये होता है कि अल्पाधिकार क्या होता है, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कुछ या थोड़े ही विक्रेता होते हैं, कुछ या थोड़े ही क्या होते हैं, विक्रेता होते हैं। अब ये कुछ या थोड़े विक्रेता होते हैं, तो ये सभी जितने भी कुछ या थोड़े विक्रेता हैं, ये लोग मिल करके क्या कर लेते हैं, ये लोग मिल करके एक अपने नेता फर्म को चुन लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने नेता फर्म को चुन लेते हैं कि ये नेता फर्म क्या करे कि कीमतों का निर्धारण करे, और यही जो कीमत का निर्धारण करेगा इसी का अनुसरण बाकी के अन्य फर्म करेंगे। ये जो कीमत का निर्धारण करेगा इसी का अनुसरण, इसी कीमत पर अन्य फर्में अपनी वस्तुओं को बेचेगी, अन्य फर्में अपनी वस्तु बेचेगी, अपनी वस्तु बिक्री करेगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सर्वाधिक अनुभवी फर्म का नेतृत्व, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि बायोमेट्रिक नेतृत्व का मतलब क्या होता है। तो बायोमेट्रिक नेतृत्व का मतलब ये होता है कि ये अल्पाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है, और अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या कुछ होती है या थोड़ी होती है या 2 से ज्यादा होती है, 10 से कम होती है। ये सभी फर्में मिल करके आपस में से ही जो सबसे कुशल फर्म होती है उसको अपना नेता चुन लेते हैं, और जब नेता चुन लेते हैं तो यही फर्म क्या करता है, कीमत का निर्धारण करता है, और जब ये कीमत का निर्धारण करता है तो उद्योग में जो बाकी के फर्म होते हैं वो सभी इसी कीमत पर वस्तुओं को मार्केट में बेचते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, बिहेवियर ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर के लेखक कौन है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या 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 समस्या आ रही है? प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन पे है तो टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन पे पड़ा है ना। हो सकता है कि एक कुछ लोग के बैच में दिखाई ना दे रहा हो, तो अभी एप्लीकेशन अपडेट चल रहा था तो कुछ डाटा इधर उधर हो गया है, फिर से उसको मैं सही करा रहा हूँ, फिर वो मिलने लगेगा आपको, है ना, परेशान ना होइए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, न्यूमैन साहब को अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसको एप्लीकेशन पे पढ़ा है। ठीक है, न्यूमैन और मोरगेनस्टर्न के द्वारा ये दिया गया था, है ना। ठीक है, और ये किसके संदर्भ में दिया गया था? ये अल्पाधिकार के ही संदर्भ में दिया गया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि एक जो विक्रेता होता है वो अपनी वस्तु को कम से कम कीमत पर बेचने का प्रयास करता है ताकि कोई अन्य फर्में उद्योग में एंट्री न कर पाए, और ये अल्पाधिकार के अंतर्गत होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं
बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि एक एकाधिकारी के लिए यदि कीमत 16 है तथा मांग की लोच 2 है तो सीमांत आय क्या होगी। अब ये आपको हजारों छात्रों से कंपटीशन में ऊपर कर देगा प्रश्न। अगर जो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़े हैं तो हजारों छात्रों से ऊपर चले जाएंगे आप कंपटीशन में। यदि एकाधिकारी के लिए किसी एकाधिकारी के लिए यदि कीमत 16 है तथा मांग की लोच 2 है तो सीमांत आय क्या होगी। देखिए बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, कभी गलत नहीं होगा। क्या उत्तर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एकाधिकार की बात हो रही है, तो एकाधिकार को जब हम मापते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो एम आर होता है वो किसके बराबर होता है। एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1/1 माइनस ई क्या होता है, ई जो है वो लोच को इंडिकेट करता है। फिर आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो चूंकि जो पी होता है, जो प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है, वो ए आर के बराबर होता है। प्राइस जो होता है वो क्या होता है, ए आर के बराबर होता है। और ए आर का मान कितना दिया गया है, अर्थात कीमत का मान कितना दिया गया है, ये दे दिया गया है 16। और आपसे पूछ क्या रहा है, सीमांत आय पूछ रहा है, आपसे सीमांत आय पूछ रहा है, अर्थात एम आर आपसे पूछ रहा है, इसी को आपसे पूछ रहा है, यही वाला पूछ रहा है। तो चलिए एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर का मान कितना दे दिया गया है, 16 दे दिया गया है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/e और लोच कितना दे दिया गया, लोच दे दिया गया है 2। लोच क्या दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा इंटू 2 एकन्ने 2 और 2 में से 1 करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और नीचे 2 ही रहेगा तो 1/2। एम आर का मान क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी 8 दूना क्या हो जाएगा 16, अर्थात एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर का मान 8 आ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब देखिए अगर जो आप इस प्रश्न को एक बार कर लिए तो फिर कभी नहीं भूलेगा, लेकिन नहीं किए हैं तो पूरा 2 घंटे भी आपको पेपर में दे दिया जाएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे सेशन को सविस्तार से देखिए। तो प्रश्न क्या है कि किसी एकाधिकारी के लिए यदि कीमत 16 है तथा मांग की लोच 2 है तो सीमांत आय क्या होगी। अब सीमांत आय का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए। सीमांत आय अर्थात एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/e होता है। अब एम आर ही आपको निकालना है, ए आर का मान दे ही दिया गया है 16, ए आर कीमत के बराबर होता है अर्थात पी के बराबर होता है। उसके बाद ई का मान क्या दे दिया गया, लोच का मान 2 दे दिया गया है। हम एम आर का मान यहाँ पे क्या कर दिए 16 इंटू 1/2 कर दिए तो एम आर का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगला कि अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, इसका क्या कारण है। चलिए अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, इसका क्या कारण है भाई, बताइए मुझे। इजी सी बात है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, अल्पाधिकार का ही ये एक विशेष दशा होता है ना। और अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र क्यों धनात्मक होता है, तो इसलिए होता है कि इस फर्मों क्या होता है, उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश क्या होता है, वर्जित होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कीमतें जो होती है वो ऑलरेडी न्यूनतम होती हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा कि अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इसका कारण क्या होता है कि फर्मों के प्रवेश पे क्या लगता है, प्रतिबंध लगता है। अगला प्रश्न कि द्विपक्षीय एकाधिकार में, इतना महत्वपूर्ण सेशन है आज का ना, इतना महत्वपूर्ण सेशन है कि अगर जो आप ईमानदारी से पूरा सेशन करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब क्या होता है। द्विपक्षीय एकाधिकार, ठीक, तो द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब होता है कि किसी वस्तु को बेचने वाला भी अकेला होगा, अर्थात
किसी वस्तु को बेचने वाला भी अकेला होगा। अकेला विक्रेता प्लस अकेला क्रेता, अर्थात किसी वस्तु को बेचने वाला एक होगा और उस वस्तु को खरीदने वाला भी एक ही होगा। मतलब किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होगा और उसको खरीदने वाला भी अकेला होगा। तो बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु को द्विपक्षी एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है और उस वस्तु को खरीदने वाला भी अकेला होता है। तो इस प्रकार की बाजार व्यवस्था को द्विपक्षी एकाधिकार बोलते हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर मान लेता है। खूबसूरत सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर मान लेता है। बताइए सर। ठीक है तो अगर जो आपने कुर्नो का देय अधिकार मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, कुर्नो का देय अधिकार मॉडल अगर जो आपने पढ़ा होगा तो इसके अंतर्गत क्या कहते हैं कि ये बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन दो फर्मों के माध्यम से होता है। अर्थात दो फर्में होती हैं, अर्थात किसी वस्तु को बेचने वाली दो फर्में होती हैं, दो कंपनी होती हैं, ठीक है, अर्थात दो विक्रेता होते हैं और ये दोनों विक्रेता जो होते हैं वो ये मान करके चलते हैं कि जो प्रतिद्वंदी है वो उत्पादन को बढ़ाएगा नहीं, वो अपने उत्पादन को स्थिर ही रखेगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कुर्नो साहब को, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर मान लेता है। तो कुर्नो साहब का ऑप्शन नंबर ए। अगला कि पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। क्या अंतर होता है? और जो लोग भी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अब आपकी परीक्षा तिथि जो है वो घोषित तो कर दी गई है और समय बीतने में समय लगेगा नहीं, क्योंकि ये ठंड का मौसम चल रहा है। इसमें कब सूर्योदय होता है, कब सूर्यास्त होता है, आप अपने कार्यों में क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं। तो यार लग जाइए मेहनत से। ये मत सोचिए कि अभी तो 100 दिन का समय है। अगर जो अब से भी दृढ़ निश्चय करके लग जाएंगे ना तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन अगर जो यहाँ डगमगा गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हर राज्य में कोई ना कोई परीक्षा है। मध्य प्रदेश में है ही, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए एग्जाम है ही, झारखंड में भी वैकेंसी आने वाली है, बिहार में 4.0 है ही, रीट की परीक्षा आपकी आई ही है, बिहार में वहां पे हरियाणा में आपकी परीक्षा है। मतलब हर जगह परीक्षा है, बस आप इत्मीनान से पढ़िए, तो मेहनत तो करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में आप देखते हैं कि मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है। अर्थात जो AR होता है वो किसके बराबर होता है, MR के बराबर होता है। AR बराबर होता है MR के। और अगर जो वहीं दूसरी तरफ अपूर्ण, ये क्या हो गया, ये पूर्ण प्रतियोगिता है, ये पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा होता है। प्रतियोगिता अब आपके दिमाग में चलना चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक फर्म कीमत पर कोई असर नहीं डाल सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण गेहूं की मंडी है। ये सब आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पूर्ण प्रतियोगिता हो गया। और अगर जो अपूर्ण प्रतियोगिता का ग्राफ बनाया जाए
तो अपूर्ण प्रतियोगिता, तो अपूर्ण प्रतियोगिता की ग्राफ अगर जो बनाया जाए तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, एम आर जो होता है वो नीचे होता है और ए आर क्या होता है, ए आर ऊपर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऊपर होता है। तो दोनों में यही तो पूछ रहा है ना। तो जितने लोग भी ए आर वक्र की बात बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि यहाँ पे ए आर एम आर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे एम आर से ऊपर जो होता है वो ए आर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर वक्र जो होता है वो एम आर वक्र के एक्स अक्ष के समानांतर होता है, अर्थात ये वाली कंडीशन। लेकिन अगर जो अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो ए आर वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल लिए होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूं कि इस प्रश्न को और खूबसूरत तरीके से समझाऊं और बताऊं, लेकिन अगर जो एक प्रश्न पे अटक जाएंगे ना तो आधे घंटे पता चले कि आधे घंटे केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में चला जाएगा। तो हमारी भी कुछ लिमिटेशन होती है कि कुछ प्रश्नों को कुछ हद तक ही व्याख्यात किया जा सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक से प्रश्न आपके सेशन में आए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दिमाग को दौड़ा सकें, है ना। तो मैं आपको जितना हो सकता है उतना करवाता हूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। और देखिए जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी की क्लास नहीं पढ़ रहे, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको आपकी जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे मेरे द्वारा ही आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको वहां पे नहीं समझ में आने वाला है। वहां पे लाइव क्लास होती है थियरी की, आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मेरी खुद की लिखी हुई हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर जो नोट्स आपको अलग से चाहिए तो भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। बहुत सारे बच्चे तो बिना टेस्ट सीरीज दिए हुए एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं। अरे भाई नेट प्रैक्टिस मैच खेलने जाते हैं तो थोड़ा नेट प्रैक्टिस करते हैं ना हमारे खिलाड़ी, तो थोड़ा नेट टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कहीं भ्रांति में तो आप नहीं जी रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जब आप टेस्ट देंगे तो समझेंगे कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करेंगे, फिर अगला टेस्ट देंगे जिससे एक्यूरेसी बेहतर होगी। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो या तो इस नंबर पे मुझे किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, या सीधे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट आप वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिए। लेकिन कोर्स परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि फिर आपको मैं बैच में ऐड कर दूंगा, तो वहां पे सिस्टमेटिक वे से ये सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि कपटपूर्ण और हाँ ठीक है, कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि अनकहे समझौते होते हैं, और कपटपूर्ण अल्पाधिकार में देखिए अल्पाधिकार, ठीक है, अल्पाधिकार के अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, अनकहे समझौते होते हैं, अनकहे समझौते होते हैं, अनकहे समझौते होते हैं, अर्थात बहुत सारे हिडन हिडन टर्म एंड कंडीशन होते हैं, बहुत सारे हिडन टर्म एंड कंडीशन होते हैं। इसीलिए कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या कहा जाता है कि अनकहे समझौते होते हैं आपस में फर्मों के मध्य। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, परस्पर निर्भरता
का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म। परस्पर निर्भरता का क्या अर्थ होता है? और आप लोगों की 7 बजे से रोज क्लास लाइव होती है, और जो लोग भी कोर्स परचेज कर रहे हैं एप्लीकेशन से, आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। अभी 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बैच में ऐड करके सारी चीजें वहां पे गाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म, अब ये परस्पर निर्भरता कहाँ पे पाया जाता है? परस्पर निर्भरता या तो अल्पाधिकार के अंतर्गत पाया जाएगा या तो द्व्याधिकार के अंतर्गत पाया जाएगा, जो कुर्नो साहब बताते हैं। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत परस्पर निर्भरता पाया जाता है। फिर वही बात हो गई कि अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 10 या 12 से कम फर्में होती हैं, ठीक है। अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और ये कार्टेल ही क्या करता है कि वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है कि जो फर्म है, जितनी भी फर्में हैं, वो सभी फर्में किस कीमत पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगी। और कार्टेल क्या करता है? कम से कम कीमत को निर्धारित करता है ताकि नई फर्मों का उद्योग में एंट्री बंद किया जा सके, ठीक है। चलो, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि परस्पर निर्भरता अल्पाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक फर्म अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय अपने प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया का भी ध्यान रखती है, ठीक है। कि अगर जो हम अपनी कीमत को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिद्वंदी भी कीमत को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो अगर जो हम घटाएंगे तो हमारा प्रतिद्वंदी भी घटाएगा, फिर हम घटाएंगे तो हमारा प्रतिद्वंदी फिर घटाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों फर्मों का, या जितनी भी फर्में होंगी सभी फर्मों का नुकसान होगा, और अंत में सभी फर्मों को आपस में मिलकर के बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी फर्में जब आपस में मिलकर बैठेंगी तो वहीं पे एक समझौता होगा, और उसी समझौते के तहत कार्टेल कीमतों का निर्धारण करेगा, कम से कम कीमत का निर्धारण करेगा, ताकि नई उद्योगों को नई फर्मों को उद्योग में आने से रोका जा सके। अगला प्रश्न है कि एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। बार बार मैं बताता हूं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसको गलत करते हैं। एक होता है एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार, और दूसरा होता है एकाधिकारी बाजार। एकाधिकारी बाजार, तो एकाधिकार बाजार क्या होती है? एकाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, जैसे भारतीय रेलवे हो गया, ठीक है। तो ये एकाधिकार बाजार का उदाहरण है, क्योंकि अगर जो आप ट्रेन खरीदना चाहेंगे तो आपको आप ट्रेन खरीदना चाहेंगे तो आप ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं, सरकार ट्रेन खरीदने की परमिशन आपको नहीं देती है। लेकिन एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है कि इसके अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं। किसी वस्तु को बेचने वाले अनेक होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है, या मजेदार बात इसकी ये होती है कि ये समरूप नहीं बल्कि विभेदित वस्तु का उदाहरण विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है, या निकट स्थापन्न वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो अभी कई बार बताया हूं। तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की वह दशा जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। तो अगर जो कोई एकाधिकारी है, जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं कि पानी बेचना शुरू करते हैं, तो जब आपको दुनिया ये देखेगी कि आप पानी बेच के लाभ कमा रहे हैं, तो आपका पड़ोसी भी पानी बेचने लगेगा, फिर आपका पड़ोसी का जो पड़ोसी होगा वो भी पानी बेचने लगेगा। तो जब बहुत सारी फर्में आ जाएंगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? समरूप वस्तु का उत्पादन होने लगेगा। तो वहां पे एकाधिकार प्रतिस्पर्धा नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, फिर वो पूर्ण प्रतियोगिता में चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। तो फर्मों का अगर जो प्रवेश हो जाता है एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत, तो दीर्घकाल में ये लाभ को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड, ठीक ठीक। इस प्रश्न का उत्तर करिए। बहुत बार पूछा गया है कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म की अपेक्षा
एकाधिकारी सदैव कम उत्पादन स्तर पर लाभ अधिक करता है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो एकाधिकारी का मांग वक्र नीचे की ओर नीचे ढाल वाला होता है। चलिए, खूबसूरत सा प्रश्न, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो अब फिर वही बात हो गई कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे जिस बाजार में किसी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्में हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ ही कमाती हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक व्यक्तिगत फर्म किसी भी प्रकार से उद्योग के द्वारा जो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण हुआ है उस कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, कीमत ग्राही होती हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? और एकाधिकारी क्या होता है? जो एकाधिकारी होता है वो क्या करता है भैया? वो क्या करता है? ये अप्रत्याशित लाभ कमा सकता है। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है। तो ये बात भी ठीक है कि एकाधिकारी की मांग वक्र क्या होती है? नीचे की तरफ होती है ना। ये तो कई बार अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की अपेक्षा एकाधिकारी सदैव कम उत्पादन स्तर पर लाभ अधिकतम करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता पे मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, लेकिन जो एक एकाधिकारी होता है ना, वो अपने प्रोडक्ट के अनुसार अर्थात अर्थव्यवस्था में वो देखता है कि अगर जो किसी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा है तो उससे कम वो उत्पादन करता है, अर्थात पूर्ति कम करता है, ताकि मांग ज्यादा होगी वो उत्पादन कम करेगा तो ऊंची कीमत लगा करके वस्तुओं को बेचेगा और वस्तुओं को ज्यादा बेचेगा तो अपने लाभ को अधिकतम करेगा। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सर दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एकाधिकारी कम उत्पादन करता है, तो यही तो इसी के कारण तो इसका मांग वक्र नीचे की तरफ ढाल वाला होता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखा था? बेसिकली आपको बताना है कि लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा हुआ है? क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, और कोई? ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहे हैं सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये बोल रहे हैं लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, किसने लिखी? ठीक, किसने लिखी भाई? लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं राधा कमल मुखर्जी के द्वारा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया था? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। और राधा कमल मुखर्जी ने ये पुस्तक भारत में भूमि सुधार से संबंधित लिखा था। ठीक है, भारत में भूमि सुधार से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है, कि भारत में भूमि में सुधार कैसे की जाए इससे संबंधित है और इस पुस्तक का नाम क्या है? लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? ये सिद्धांत किसने दिया था? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? कोई कमेंट करके बताएगा? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेबी क्लार्क ने किया था ना, जेबी क्लार्क के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। जेबी क्लार्क ने वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दिया था। क्या बोला था इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति को बढ़ाना है, अगर जो अर्थव्यवस्था में
रोजगार को बढ़ाना है अर्थात बेरोजगारी को खत्म करना है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरों को क्या करना चाहिए, उनकी सीमांत उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सीमांत उत्पादकता में वृद्धि कराना चाहिए। और वहीं एक बात यह भी सही है कि जेबी क्लार्क साहब ने अपने वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में क्या बोला था, उन्होंने बोला था ना कि जो श्रमिक होगा उसको मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पे दी जाएगी। यही तो कहा था ना, यही तो जेबी क्लार्क ने बोला था ना भाई कि एक जो मजदूर होगा उसको मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पे मिलनी चाहिए। और अगर जो सीमांत उत्पादकता में वृद्धि आएगी तो इट मीन्स बात ये भी ठीक है कि रोजगार में वृद्धि आएगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं आप। अगला प्रश्न, लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। अब देखिए ये प्रश्न आ गया रिकार्डो साहब से। तो जब आपके सामने रिकार्डो साहब आ गए तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमनी चाहिए। क्या क्या घूमनी चाहिए, तो जैसे पहली बात आपको ये घूमनी चाहिए कि रिकार्डो साहब ने कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि ज्यादा उर्वरक होती है वो ज्यादा लगान देती है और जो भूमि कम उर्वरक होती है वो कम लगान देती है। ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं होती है वो सीमांत भूमि कहलाती है। तो सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक नहीं होती है अर्थात ये लगान नहीं देती है। सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है, सीमांत भूमि क्या होती है, सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान नहीं देती है अर्थात ये उर्वरक नहीं होती है। उर्वरक नहीं होती है और उर्वरक नहीं होगी तो ये क्या करेगी, लगान नहीं देगी। अब आप कहेंगे कि सर इस प्रकार की भूमि कैसी होगी, तो भैया ऐसी भूमि जो बंजर है, बंजर भूमि हो गया, या जो तालाब है, तालाब हो गया, बंजर भूमि हो गया, उसको इन्होंने सीमांत भूमि कहा। किसने, डेविड रिकार्डो ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि जो उर्वरक होती है उसे अधिसीमांत भूमि बोलते हैं, अधिसीमांत भूमि बोलते हैं। और ये क्या होती है, ये उर्वरक होती है और ये लगान भी देती है और ये उपजाऊ होती है। ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। फिर रिकार्डो साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए भैया भूमि की पूर्ति सीमित है। ठीक है, भूमि, ये सब प्रश्न आता है, भूमि की पूर्ति क्या है, सीमित है। और भूमि की पूर्ति सीमित है उसके साथ साथ और क्या है, भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है अर्थात भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है, बेलोचदार है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। ठीक है, सॉरी, भूमि केवल कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग की जाएगी। भूमि केवल कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग की जाएगी, कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग की जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लगेगी भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि अर्थव्यवस्था समृद्धि के बाद स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि भूमि की पूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती है, भूमि सीमित मात्रा में है और जनसंख्या बढ़ेगा तो जहां भी लोग उत्पादन कर रहे थे वहां पे निवास करने लगेंगे और जब लोग निवास करने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं और जब बचेगा ही नहीं तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, चलिए इस प्रश्न पे आते हैं कि लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन का उदय होता है। वही तो मैंने बताया कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना उर्वरक है उतना ज्यादा लगान देता है, जो कम है वो कम लगान देता है। और यह प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। बिल्कुल ठीक है, प्रकृति के द्वारा भूमि निःशुल्क उपहार के रूप में मनुष्य को प्राप्त है। ये भी तो डेविड रिकार्डो साहब बताते हैं। तो ये दोनों बातें ठीक है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई भी लेन देन नहीं है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कहाँ पे दिमाग है आप लोगों का, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कहाँ पे आपका दिमाग है, जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सच्ची सच्ची बताइएगा कि डेविड रिकार्डो साहब की पुस्तक का नाम क्या था, डेविड रिकार्डो की पुस्तक का नाम क्या था, जरूर बताइएगा।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, यही तो पुस्तक का नाम है ना भैया रिकार्डो साहब के। अगला प्रश्न, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, आज बहुत मजा आएगा, आज बहुत मजा आएगा, आज का सेशन एक दो बार जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कर देय, करों का देय क्षमता सिद्धांत समान सीमांत त्याग पर आधारित है, क्या ये बात ठीक है? अगर जो ठीक है तो क्या ये बात सही है? कारण में कि यदि आय अधिक होने पर करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है। ये कितना खूबसूरत सा बात है, पता है आपको? कितना खूबसूरत सा। कर देय क्षमता सिद्धांत क्या बताता है? कर देय क्षमता सिद्धांत ये बताता है कि जिसके पास जितनी इनकम होगी उसी के आधार पे वो उतना टैक्स देगा। जैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, 5-5 करोड़ रुपए का टैक्स दे देते हैं, 10 करोड़ रुपए का वो टैक्स दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप देखते हैं कि 10 करोड़ का वो लोग केवल और केवल टैक्स दे देते हैं। लेकिन क्या एक गरीब व्यक्ति 10 करोड़ का टैक्स दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। तो करों का देय क्षमता सिद्धांत हमें क्या बताता है? कर देय क्षमता सिद्धांत हमें ये बताता है कि भैया जिसके पास जितनी आय है उसी आय के अनुसार वो कर का भुगतान करे, अर्थात टैक्स का भुगतान करे। अमीर व्यक्ति है तो वो ज्यादा टैक्स देगा, गरीब व्यक्ति है तो वो कम टैक्स देगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कर देय क्षमता सिद्धांत यही बताता है। उसके बाद आय अधिक होने पे करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, बात ये भी ठीक है। अब मान लीजिए कि पार्ले जी बिस्किट, मान लीजिए कि 10 रुपए का साबुन आप खरीद रहे हैं, 10 रुपए का आप लक्स साबुन खरीद रहे हैं, 10 रुपए का आप लक्स साबुन खरीद रहे हैं, लक्स, ठीक है। तो 10 रुपए का लक्स आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें 50 पैसा जो है, 50 पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जा रहा है। और अगर जो आप इस 10 रुपए की साबुन को खरीदेंगे तो 50 पैसा टैक्स के रूप में देंगे। लेकिन यही अगर जो मुकेश अंबानी इस साबुन को खरीदेंगे तो वो भी 50 पैसा टैक्स के रूप में देंगे। तो 50 पैसा मुकेश अंबानी के लिए तो कुछ नहीं है ना, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसकी इनकम ही नहीं है कोई, उसके लिए तो 50 पैसा ज्यादा है ना। तो बात बिल्कुल ठीक है कि जिसकी आय अधिक होती है उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, और ये एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कि रिकार्डो ने भविष्यवाणी की कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि। और देखिए, जो लोग भी इकोनॉमिक्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे द्वारा खुद का लिखा हुआ मैं इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट होंगे, जितने भी 10 से 12 यूनिट आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा एवं बैंकिंग, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, मतलब जितने भी यूनिट है, सारे यूनिट के नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। उसकी फीस केवल और केवल 499 रुपए है। एक बार आप नोट्स परचेज कर लेंगे फिर आपको जिंदगी में दोबारा कहीं भी इधर उधर से इकोनॉमिक्स के नोट्स को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होने वाली है, क्योंकि सारी चीजें समय समय पे मैं अपडेट करके भी वहां पे देता रहूंगा। तो जो लोग भी केवल नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप कंप्लीट कोर्स परचेज करते हैं तो आपको वहां पे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? कि रिकार्डो ने भविष्यवाणी की कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। अभी तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि रिकार्डो साहब ने कहा कि भूमि की पूर्ति क्या है, भूमि की पूर्ति सीमित है, और जब भूमि की पूर्ति सीमित है और जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा तो भूमि के लेंथ को, भूमि के आकार को तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, पृथ्वी के आकार को तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग जहाँ पे कृषि कर रहे हैं वहां पे रहने का स्थान बना देंगे, और जब रहने का स्थान बना देंगे तो कृषि योग्य भूमि बचेगा ही नहीं, और जब कृषि योग्य भूमि बचेगा ही नहीं तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कि किन्स के अनुसार
विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जबकि वे उम्मीद करते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर किन साहब से प्रश्न आ गया आपके पेपर में? किन साहब तो जरूर पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर किन साहब ने क्या बोला था? किन साहब ने क्या बोला था? किन साहब ने कहा था ना कि ब्याज और बॉन्ड में विपरीत संबंध होता है। किन्स ने क्या बोला था? अब किन्स का आप सिद्धांत पढ़ेंगे तब तो पता होगा ना कि ब्याज तथा बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है ना? तो अब देखिए, आइए इस प्रश्न पे कि किन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखते हैं। मुद्रा, अब ये जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं ना तो ये दूसरी तीसरी लाइन में ही ये बातें मैं जोर दे करके आपको समझाया हूं। तो मुद्रा को वो अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में ब्याज की दर बहुत कम है और हम अभी अपने मुद्रा को अपने पास रखेंगे और जब भविष्य में चल करके ब्याज दर में वृद्धि होगी तब हम मुद्रा को बाहर निकालेंगे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि किन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जबकि वे उम्मीद करते हैं कि ब्याज की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा? यदि किसी साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा रही है, यदि किसी साधन की, अब इसका क्या मतलब हुआ? साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि, अब इसका मतलब क्या हुआ? साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि तभी तो की जा सकती है भाई जब अर्थव्यवस्था में उस वस्तु की मांग ज्यादा हो। ठीक है, उस वस्तु की मांग ज्यादा हो, अर्थात उस वस्तु की मांग बहुत ज्यादा हो और उस वस्तु की पूर्ति अर्थात उत्पादन कम हो। तो जब मांग ज्यादा होगी तो और पूर्ति कम होगी तो उस वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एक लाइन की बात है यहाँ पे कि यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, तो साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो ये तभी संभव है जब वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है और जब मांग ज्यादा होगी और उत्पादन अर्थात पूर्ति कम होगा तो वस्तुओं की कीमतें क्या होगी? ज्यादा होंगी। तो उसकी मांग तथा मूल्य दोनों में वृद्धि देखने को मिल जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? खूबसूरत सा प्रश्न है। अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या है। ठीक, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या है? एक बार नहीं, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। जीवन निर्वाह सिद्धांत। ठीक है, और कोई? और कोई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई भैया? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं जैक्स स्टार्टनाट, ये प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे। स्टार्टनाट, ठीक है। तो देखिए, मजदूरी का जीवन निर्वहन सिद्धांत किसने दिया था? जैक्स स्टार्टनाट के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 16वीं शताब्दी में दिया गया था। और मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक मजदूर को आप उतनी मजदूरी दीजिए कि उसकी मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर हो जाए, जीवन निर्वाह के बराबर हो जाए। अब जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है कि एक मजदूर को आप इतनी मजदूरी दीजिए कि वो कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, रोटी, कपड़ा और मकान की क्या कर पाए? व्यवस्था कर पाए। तो ये जैक्स स्टार्टनाट के द्वारा दिया गया था मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत।
तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि मजदूरी का जीवन निर्वहन सिद्धांत किसने दिया, तो जैक्स स्टार्टनाट के द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत बताता क्या है, तो ये सिद्धांत बताता है कि यदि कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है तो आप कम से कम उसे उतना मजदूरी दीजिए कि वो अपने जीवन का निर्वहन कर सके, अर्थात आप उसे उतनी मजदूरी दीजिए कि वो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला, रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक लगान सिद्धांत कैसा है, तो अब देखिए भैया, इजी सी बात है। रिकार्डो साहब ने क्या कहा, रिकार्डो साहब ने कहा कि लगान केवल भूमि के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, लगान जो होता है वो भूमि की उर्वरा शक्ति के कारण प्राप्त होता है। रिकार्डो साहब ने क्या कहा, रिकार्डो साहब ने कहा ना कि लगान जो है वो भूमि की उर्वरा शक्ति के कारण, लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले मिलने वाला भूस्वामी को मिलने वाला प्रतिफल ही लगान कहलाता है। ठीक है, ये किसने कहा, रिकार्डो ने कहा। लेकिन जब मार्शल साहब आते हैं तो इन्होंने, मार्शल और अन्य अर्थशास्त्री आते हैं तो इन्होंने कहा कि लगान के लिए केवल और केवल भूमि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लगान के लिए केवल और केवल भूमि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लगान के लिए श्रम भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लगान के लिए पूंजी भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, भूमि, श्रम और पूंजी को इन्होंने माना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि एकदम अलग है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कौन सा है भाई बताइए। ये भी खूबसूरत सा प्रश्न है, ये भी अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों, जो लोग भी इकोनॉमिक्स की हमारी थियरी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो आप मेरी दोनों क्लास को देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी मुझे ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ही कम समय में, बहुत संतुलित वे में आप पढ़ करके इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत कम समय में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे एप्लीकेशन और 1-1.5 घंटे यूट्यूब पे पढ़िए। इस स्ट्रेटजी के तहत सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को पढ़ सकते हैं। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको वहाँ पे कंप्लीट मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। 1 घंटे रोज नोट्स पढ़ने की आदत डालिए, तब तक जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जा रहा है। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है, आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप इसे सिस्टमेटिक वे से, जैसे मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, सब कुछ कवर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं और आप एक से ज्यादा बैच में भी, चाहे वर्तमान में चाहे फ्यूचर में भी ऐड होना चाहते हैं, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर, कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत। तो मजदूरी के सुनहरे सिद्धांत को हम लोग जीवन स्तर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और जीवन स्तर सिद्धांत क्या बताता है, ये कहता है कि एक मजदूर को आप उतनी मजदूरी दीजिए कि जिस जीवन स्तर को वो बहुत समय से फॉलो करते हुए आ रहा है, उस जीवन स्तर पे वो बना रहे। अर्थात एक मजदूर को आप उतनी मजदूरी दीजिए ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। और ये किसने दिया था, जेएस मिल के द्वारा दिया गया था, जेएस मिल के द्वारा दिया गया था, जेएस मिल के द्वारा दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होता है। देखिए, एक जो श्रमिक होता है ना, वो 2 तरीके की मजदूरी प्राप्त करता है। एक जो श्रमिक होता है वो क्या करता है, 2 तरीके की मजदूरी प्राप्त करता है।
मजदूरी क्या होती है, दो तरीके की होती है और ये दोनों तरीके की मजदूरी आप जानते होंगे। एक क्या होता है, एक होता है मौद्रिक मजदूरी, एक होता है मौद्रिक मजदूरी और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वास्तविक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी, तो मौद्रिक मजदूरी का मतलब यह है कि अगर कोई श्रमिक कार्य कर रहा है तो मुद्रा के रूप में जो मुद्रा वो पा रहा है उसे मौद्रिक मजदूरी कही जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए और आपको घर पे काम कराना है, तो आपने किसी लेबर को पकड़ा और कहा कि भैया हम आपको दिन भर का 500 रुपए देंगे, तो ये 500 रुपए क्या हो गई, उसकी मौद्रिक मजदूरी। लेकिन कभी आप भी इस बात को देखे होंगे, अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किए होंगे कि कुछ मजदूर जब आते हैं सब, तो हम घर के जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है कि चलो तुम पूरा काम कर दो, हम तुम्हें 500 रुपए भी दे देंगे, 500 रुपए भी दे देंगे, प्लस हम तुम्हें क्या कर देंगे, अनाज भी दे देंगे, अनाज भी दे देंगे, प्लस हम तुम्हें कब पुराना कपड़ा होगा वो भी दे देंगे, कपड़ा भी दे देंगे। तो ये क्या रही, ये उनकी वास्तविक मजदूरी है और ये क्या है, उनकी मौद्रिक मजदूरी है। तो अब बता दीजिए सर, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि उसकी आय की क्रय शक्ति, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कुल निवेश व्यय निश्चित हो जब किन्सियन दशाओं में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होगा तो उसका क्या परिमाण होगा। अगर जो कुल निवेश व्यय निश्चित हो, मतलब निवेश व्यय निश्चित हो मतलब इतना हमें निवेश करना ही करना है, लेकिन फिर भी अगर जो क्या होता है बचत में वृद्धि होती है तो किन्सियन दशा किन्स के अनुसार क्या बातें अर्थव्यवस्था में हो सकती है। अब यहाँ पे आपको इसकी पूरी इतिहास याद आनी चाहिए, कहाँ से, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था, देखिए एक बार बता रहा हूं, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे, जिसमें खास करके एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, जेबी से, ये लोग आते हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि हमें मूल्य का बचत करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, मुद्रा का बचत। इन्होंने कहा कि हमें मुद्रा का क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए, ताकि मुद्रा का बचत करेंगे तो भविष्य में चल करके, भविष्य में हम अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। भविष्य में चल करके हम अपने निवेश को बढ़ा सकेंगे। वर्तमान में अगर जो हम बचत करेंगे तो भविष्य में अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं ना, तो किन्स इन लोगों की आलोचना कर देते हैं। किन्स साहब आते हैं तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की क्या कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं। ये कहते हैं कि सर आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बचत कम किया जाए, सॉरी, अगर जो बचत ज्यादा किया जाएगा तो जब ज्यादा बचत होगा तो वर्तमान में निवेश कम हो जाएगा, क्योंकि बचत, जब पैसा अपने जेब में रख लेंगे तो निवेश तो कम हो जाएगा, और जब आप निवेश कम कर देंगे तो आप उत्पादन कम कर देंगे, और अगर तो आप उत्पादन कम कर देंगे तो आपकी राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी, और जब राष्ट्रीय आय कम होगी तो आपका देश आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा, अर्थात वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यही बात किन्स साहब करते हैं कि कुल निवेश व्यय निश्चित होने पे जब किन्सियन दशाओं में बचत प्रवृत्ति में अगर जो वृद्धि होगी तो जब ज्यादा लोग बचत करेंगे तो निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि किन्सियन रोजगार तथा आय सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं। ये तो अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले शायद मैंने करवाया था। तो किन्स साहब ने क्या कहा था, देखिए किन्स साहब, देखिए अगर जो बेरोजगारी को देखा जाए ना तो इच्छा और अनिच्छा के आधार पे दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, और ऐच्छिक बेरोजगारी बिहार में देखने को मिलता है। बिहार के कुछ जिलों में ऐच्छिक बेरोजगारी देखने को मिलती है जहां पे लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, मतलब उनको प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये लग रहा है कि हम घर में बैठे रहेंगे, टीवी देखेंगे, खटिया बढ़िया से लेटे रहेंगे, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना गांव में जिंदगी आराम से बिता लेंगे। तो ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं,
अर्थात प्रचलित मजदूरी दर पे आपको कार्य मिल रहा है लेकिन फिर भी आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? ऐसी बेरोजगारी जो आपकी इच्छा से नहीं है। जैसे कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं ना कि सरकार जो 50 से 70 हजार रुपए की सैलरी देती है वो हमको दे और हम ना स्कूल में जाकर के शिक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप अनैच्छिक बेरोजगार हैं। तो अनैच्छिक बेरोजगार का मतलब क्या होता है कि अगर प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी आपको कार्य नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं। उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? इसे ही छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? तो यहाँ पे कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य के बराबर होती है। उनका उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है, खास करके ये कृषि में देखने को मिलता है। और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जो अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक संसाधन है और जो भौतिक संसाधन है, प्राकृतिक और भौतिक संसाधन का ठीक तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है, इस कारण से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। और भारत में यही संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। और किंसाब अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं। अगला प्रश्न कि किंसियन रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन किसकी व्याख्या करता है? ठीक है, और एक बात समझिए, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा। एसएससी बैंक रेलवे की क्लास नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन भगाते जाएं भगाते जाएं भगाते जाएं। यहाँ तो जो एक बार आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे ना, वो जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा। बशर्ते पूरा दिमाग फोकस होना चाहिए, पूरा दिमाग फोकस होना चाहिए। और हमेशा तैयार रहिए, हमेशा सोचिए यार कि हम सिलेक्शन लेने के लिए पढ़े। बहुत सारे बच्चों के अंदर मोटिवेशन की कमी है, उनको बस लग रहा है कि हम पढ़। अरे आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, आप सिलेक्शन लेने वाले, आप सिलेक्शन लेने के लिए पढ़िए। आप ये सोचिए कि बस 2-3 महीने बाद जिंदगी बदलने वाली है, 50 हजार से 70 हजार रुपए हर महीने मिलने वाला है ना। जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है, जहां पे है उससे और बेहतर जिंदगी में करना है, बहुत सारी चीजों को करना है ना। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है, उनको लगता है चलो कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा। कल परसों से कुछ नहीं होगा, जो जिंदगी में करना है अभी करना है, और आप अपने लिए कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये बस आपकी भ्रांति है कि समाज है और फैमिली है, सब कुछ हमारा ठीक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। स्वार्थ बस, दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे के साथ चल रही है। कुछ चंद रिश्ते हैं जो आपके साथ ठीक से लगे हुए हैं और हमेशा लगे रहेंगे। कुछ वो चंद हैं, बाकी तो बस भीड़ है, लोग आएंगे जाएंगे, अब लोगों की बात को सुनना भी नहीं। 2-4 रिश्ते हैं, माता पिता का रिश्ता है और भाई बहन का रिश्ता है, अगर जो ठीक से परिवार में बना है तो यही सब रिश्ते हैं, बाकी तो सब आने जाने वाले हैं, है ना। तो अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, एक बार सफलता मिल जाएगी तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि केवल स्वायत्त निवेश। तो किन साहब क्या करते हैं? केवल स्वायत्त निवेश की बात करते हैं। स्वायत्त निवेश का मतलब क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति है, कोई उत्पादक है, जब वो वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे लाभ हो या हानि हो, उसकी वस्तु मार्केट में बिके या चाहे न बिके, उसे इस प्रकार की लागत का वहन करना ही पड़ता है। जैसे अगर जो किसी व्यक्ति ने कोई फर्म स्थापित किया है तो उसे भूमि का किराया देना ही पड़ेगा। अब ये जो भूमि का मालिक होगा वो ये नहीं देखेगा कि इसे लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। और अगर श्रमिक लगा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसे मजदूरी देनी ही पड़ेगी, डजेंट मैटर कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो ये होता है स्वायत्त निवेश। अगला कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब ब्याज दर को समग्र बचत तथा समग्र निवेश में साम्य लाता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई?
क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी तो कर दिया करिए। देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। और जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं उतने लोग भी लाइक नहीं किए हैं वीडियो को। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, आपकी क्लास है, आप नहीं करेंगे तो करेगा कौन, है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं प्राकृतिक दर, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब ब्याज दर को उसके समग्र बचत तथा समग्र निवेश में शामिल आता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक दर। अब आपको पढ़ना होगा कि प्राकृतिक दर क्या होता है, प्राकृतिक दर क्या होता है, सामान्य दर क्या होता है। इसके लिए तो आपको सविस्तार से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगला प्रश्न कि क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता एक सत्य है? क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की अगर जो बात करें, चलिए भगवंती जी, सुनीता जी, परसिंह जी, ठीक है, अफजल हसन जी, सरवंती जी, सुंदरी कुमारी जी, अनूप माधवाल जी, नीलम कुमारी जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, रत्नेश कुमार जी, राम नारायण जी, कांता प्रसाद जी, अक्षय जी, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। नैना यादव जी, सुंदरी कुमारी जी, राजन सिंह जी, बहुत तेजी से आप लोग का उत्तर आ रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। रोज शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है यूट्यूब पे। क्या बोल रहे हैं सर? सी बी काफी विविधता आ रही है। तो देखिए जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर ठीक है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था, जैसे जो किन्स थे, सॉरी किन्स क्लासिकल में कहा थे, जैसे जो एडम स्मिथ हो गए, जैसे डेविड रिकार्डो हो गए, जैसे जेएस मिल साहब हो गए, जेबी से साहब हो गए, इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने ये कहा कि एक मजदूर को मजदूरी उसके जीवन निर्वाह के बराबर दीजिए, जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी दीजिए, अर्थात एक मजदूर को उतनी मजदूरी दीजिए कि वो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो एक मजदूर को आप उतनी मजदूरी दीजिए कि वो जीवन निर्वाह कर पाए, अर्थात अपनी मजदूरी से वो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। अगला कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेबी से साहब ने कौन सा सुझाव दिया? जेबी से साहब ने क्या कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी बच्चों वाली बात है। जेबी से साहब ने कहा ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आती है तो क्या होना चाहिए? बताइए। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करेगी। बच्चों वाली बात है, फिर भी गलत कर रहे हैं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करेगी, सृजन स्वयं करती है। तो पूर्ति क्या है? पूर्ति क्या है? पूर्ति उत्पादन है। और उत्पादन क्या है? उत्पादन का जो संबंध होगा वो किससे होगा? निवेश से, ठीक है, अर्थात अधिक निवेश से। तो जेबी से साहब क्या कहते हैं? ठीक है, जेबी से साहब क्या कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब ने कहा कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, स्वयं करती है, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। जेबी से साहब ने पूर्ति को पहले रखा था और किन्स साहब ने मांग को पहले रखा था, ठीक है। किन्स साहब ने मांग को पहले रखा था और जेबी से साहब ने पूर्ति को पहले रखा था। चलिए, तो दोनों बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये रट्टा मार लेते हैं कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है या मांग अपने पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो सीधे जेबी से साहब को मार दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा।
अगर जो पूछेगा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, तो अगर जो पूर्ति सब पहले दिया गया है तो इसका मतलब कि जेबीसी ने कहा कि उत्पादन को आप बढ़ाएंगे, जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मांग उसकी हो जाएगी, ठीक है। अर्थात उत्पादन का संबंध निवेश से है, तो जेबीसी ने निवेश को बढ़ाने की बात की थी। लेकिन किन्स का जो थियरी है ना, किन्स का जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा उचित है कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करता है। जैसे अब ये दोनों बातें समझिए, बहुत मजा आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक है टीवी टेलीविजन और दूसरा है टीवी स्टैंड टेलीविजन स्टैंड, तो पहले टेलीविजन आया कि पहले टेलीविजन स्टैंड आया, ये बताइए। इनकी बातों को समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि पहले टीवी आया कि पहले टेलीविजन स्टैंड आया। तो से साहब ने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात आप टीवी का उत्पादन कर दीजिए, टीवी स्टैंड का उत्पादन कर दीजिए, इसकी मांग हो जाएगी। लेकिन किन्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है सर, होता ये है कि पहले वस्तु की मांग होती है। पहले क्या आई होगी, टेलीविजन आया होगा, टीवी आया होगा, तो अब टीवी को रखना है तो उसके लिए लोग क्या किए, स्टैंड की मांग किए। तो फिर पहले टीवी आया, फिर जब टीवी को रखना था तो लोग टीवी स्टैंड की मांग किए, तो फिर जब टीवी स्टैंड का मांग हुआ तब टीवी स्टैंड का उत्पादन हुआ, अर्थात टीवी स्टैंड की मांग पहले हुई, ठीक है। तो जितने लोग भी आपसे नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला थोड़ा सा इस प्रश्न का भी उत्तर करिए, ठीक है, इस प्रश्न का भी। अब देखिए ये जितना लंबा चौड़ा प्रश्न लग रहा है ना, ये जितना लंबा चौड़ा प्रश्न लग रहा है इतना बच्चों वाला प्रश्न है ये। देखिए अब अगर जो किन्स साहब जो आप पढ़े होंगे तो किन्स साहब ने क्या कहा, किन्स साहब ने कहा कि एक व्यक्ति की जो आय होती है, लोगों की जो इनकम होती है, वो बराबर होती है लोगों के व्यय व्यय के, और व्यय में नहीं उपभोग लिख लीजिए, ठीक है। लोगों की जो आय होती है अर्थात जो वाई होता है वो किसके बराबर होता है, वो उपभोग 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 अर्थात सी और प्लस बचत अर्थात सेविंग, बचत के बराबर होता है, सेविंग के बराबर होता है। अर्थात अगर जो कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, कोई व्यक्ति अगर जो 100 रुपए कमा रहा है और उसमें से 80 रुपए वो उपभोग कर लेता है, तो उसकी जो बचत होगी वो कै रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो बचत होता है यही निवेश के बराबर होता है, ये जो बचत होता है यही क्या होता है, यही निवेश के बराबर होता है। अर्थात एक व्यक्ति जो जितना बचत करता है वही निवेश के बराबर होता है, अर्थात एस जो होता है वो क्या होता है, आई के बराबर होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिए, कितना आसान प्रश्न तो हो गया, बस इतना ही आपको जानना था। देखिए कितना लंबा चौड़ा प्रश्न दिया है, इसीलिए मैं कहता हूं कि सेशन को देखते रहेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, तो बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होगी। तो किन्स साहब ने क्या बोला, किन्स ने बोला कि एक जो व्यक्ति की आय होती है वो बराबर होती है उपभोग प्लस बचत की। तो अगर जो आपकी आय 100 रुपए है, 80 रुपए आपने उपभोग कर लिया, तो आपके पास जो 20 रुपया बचेगा उसी का तो बचत कर पाएंगे, अर्थात जो एस होता है वो आई के बराबर होता है। तो चलिए, प्रत्याशित या नियोजित बचत प्रत्याशित या नियोजित निवेश के बराबर होता है, अर्थात पहले ऑप्शन में S इज इक्वल टू आई दिया है, अर्थात निवेश जो होता है बराबर होता है बचत के। प्राप्त बचत प्राप्त निवेश के नहीं, ये प्राप्त की बात कर रहा है। बचत और निवेश सारणियां एक रूप में होती है, नहीं ये भी गलत है। बचत और निवेश आय के साम्य स्तर के बराबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अर्थात यही तो कहा कि आय जो होती है वो उपभोग प्लस बचत के बराबर होती है। 100 रुपया इधर भी है और ये दोनों को मिला देंगे तो ये भी 100 रुपए है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर 1 और 4 ठीक है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि किन्स के सिद्धांत में प्रभावी मांग वहां होगी, किन्स के सिद्धांत में प्रभावी मांग कहां पे होगी भाई। किन्स साहब ने प्रभावी मांग की जो व्याख्या की थी उसके बारे में आपको बताना है। लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग वीडियो को, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ये बच्चों वाली बात है भाई, प्रभावी मांग। ठीक है, तो देखिए जब क्लासिकल अर्थशास्त्री थे तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भैया अर्थव्यवस्था में एक तो बेरोजगारी होती नहीं है, और अगर जो बेरोजगारी आती भी है तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन जब किन साहब आते हैं तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की आलोचना कर देते हैं, कहते हैं नहीं भैया, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है, लाखों श्रमिक ऐसे होते हैं जो प्रचलित मजदूरी दर से कम कीमत पे कार्य करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो रोजगार को बढ़ाना है तो हमें प्रभावी मांग को बढ़ाना होगा, और प्रभावी मांग कहाँ पे होगा? जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि वास्तविक मजदूरी पद लागू होता है। वास्तविक मजदूरी, ठीक है, वास्तविक मजदूरी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक होता है मौद्रिक मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी मजदूरी, और दूसरा होता है वास्तविक मजदूरी। तो मौद्रिक मजदूरी का मतलब कि अगर जो आप किसी एक श्रमिक को उठाते हैं और आप कहते हैं कि चलो हम घर पे तुमको 500 रुपये देंगे, दिन भर हमारे घर का काम करना है, 500 रुपये हम तुम्हें मजदूरी देंगे। तो अगर जो मुद्रा के रूप में आप मजदूरी दे रहे हैं तो उसे मौद्रिक मजदूरी कहा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो वास्तविक मजदूरी की बात करें, वास्तविक मजदूरी की अगर जो हम लोग बात करें तो वास्तविक मजदूरी इज इक्वल टू क्या होगा कि जैसे आपने कहा कि चलो हम 500 रुपये भी तुमको दे देंगे, और एक क्या होगा, एक हमारे पास पुराना कपड़ा है, कपड़ा भी दे देंगे तुमको, हम अनाज भी दे देंगे, सारी चीजों को हम दे देंगे। ठीक है, तो मौद्रिक मजदूरी प्लस अन्य कारक को भी जब सम्मिलित किया जाता है तो वो क्या होता है, वो वास्तविक मजदूरी होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि सर जी उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। जितने भी बी बोल रहे हैं सब गलत हो रहे हैं। बोनस दर जो होता है ये कंपनियां देती हैं, ठीक है ना, ये बोनस दर क्या होता है, कंपनियां देती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बोनस की जो दर होगी, अरे यार इतने सारे लोग बी बोल रहे हैं, दर भी तो मुद्रा के रूप में ही मिलेगा ना। किसी कंपनी में बोनस मिलता है तो क्या मिलता है, बोनस मिलता है तो मुद्रे तो मिलता है ना, और क्या मिलता है यार। इतने सारे लोग बी कर रहे हैं, सब गलत। अगला, कहीं भी जाइएगा नहीं, आप कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट झारखंड में टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड में के वाले लग जाइए बढ़िया से, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी वाले भी बढ़िया से लग जाइए। अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, अलग अलग राज्यों में जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है उसके भी बैचेज आपको मिल जाएंगे। सारे बैचेज अवेलेबल है, और हर बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात आपको इकोनॉमिक्स की थियरी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। ठीक है, थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना रहता है, या यूं कहें कि थियरी कंप्लीट नहीं है तो आप हमेशा और हमेशा कंफ्यूजन का ही शिकार रहते हैं, और कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे तो सफलता कैसे मिल पाएगी। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आपको आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी थोड़ी सी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ हमारे द्वारा आपको यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, आपको अलग से अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन्स केवल और केवल एक बार आपको एडमिशन लेना है। आप एक से ज्यादा बैच में भी चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं,
लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आपको अलग से नोट्स चाहिए, अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए तो सारी चीजें अलग से भी मिल जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग कल एक नए उत्साह नए उमंग के साथ। कल मिलते हैं एप्लीकेशन पे, फिर मिलते हैं यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।